उन्हें जबरदस्ती एक गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां टैलेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है और उसका टैलेंट सबसे वर्स्ट होता है। लेकिन एक वीक प्लेयर तब तक डेंजरस नहीं होता जब तक वो स्ट्रिंग्स पुल करना शुरू नहीं करता। वॉरियर्स हों, मेजेस हों या फ्यूचर से आए रिग्रेसर्स हों, वो सबको ऑब्जर्व करता है, उन्हें स्टडी करता है, मैनिपुलेट करता है और यूज करता है। हर मॉन्स्टर जो वो लोग मारते हैं, हर डेथ जिसे वो अवॉइड करते हैं और हर सीक्रेट जो वो रिवील करते हैं, वो सब उसके लिए वेपन बनता जाता है। एक ऐसी वर्ल्ड में जहां हर कोई सरवाइव करने के लिए फाइट कर रहा है, वहां वो अकेला है जो सर्वाइवल को स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करता है। हर डायरेक्शन से लोगों की गुस्से और घबराहट से भरी आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी से उन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए चिल्ला रही होती हैं, जिस पर इस शोर की वजह से ली क्योंग की नींद खुलती है और वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है जहां उसके चारों तरफ पैनिक में पड़े लोगों की भीड़ होती है। वो आसपास देखता है और सोचता है कि ये सारे लोग आखिर हैं कौन। फिर जब वो नीचे देखता है तो उसे फ्लोर पर कुछ लिखा हुआ और ग्लोइंग नजर आता है, जिसे देखकर वो एंग्शियस फील करता है। जिस पर वो ऊपर देखकर पूछता है कि वो लोग आखिर हैं कहाँ, और तभी उसके सामने एक ह्यूज गॉडेस दिखाई देती है। उस रूम के बाहर जिसमें सब लोग लॉक्ड हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह अंदर घुसना चाहते हैं, जिस पर उनमें से एक मॉन्स्टर ट्रांसपेरेंट वॉल पर पंच करता है और लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। इसके बाद उनमें से ही एक आदमी बाकी लोगों को चुप रहने का ऑर्डर देता है ताकि वो उसे प्रोवोक न करे। तभी कोई पूछता है क्या ये रियल है, क्योंकि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता, और किसी ने तो इस पर्सन को फूल तक कह दिया। जिस पर एक लड़की पूछती है क्या ये कोई हिडन कैमरा प्रैंक है, राइट? यह सुनकर उसकी फ्रेंड नर्वस हंसी के साथ कहती है कि शायद ये सच में प्रैंक ही होगा। कौन से मॉन्स्टर्स? तभी पास खड़ा एक ओल्ड मैन कहता है कि अगर ये प्रैंक नहीं है तो फिर ये सब कॉमन सेंस को पूरी तरह डिफाई करता है। एमसी ये सब सुनता है और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? वो यहाँ कैसे पहुंचा? वो तो अभी थोड़ी देर पहले घर पर ही था, वो खाना खा रहा था और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें किसी गेम का इनविटेशन होता है। वो सोचता है कि कोई न्यू गेम लॉन्च हुआ है और बिना सोचे समझे अग्री कर देता है, और फिर वो खुद को यहाँ पाता है। यही उसकी लास्ट मेमोरी थी। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी एक आदमी दीवार पर जोर जोर से मारने लगता है और दरवाजा खोलने को चिल्लाता है, जिस पर एक इरिटेटेड सा आदमी पूछता है कि सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, यहाँ वैसे ही क्राउड बढ़ता जा रहा है और उसे इरिटेशन हो रही है। तभी कॉन्ग के पास खड़ा आदमी नर्वस होकर कहता है कि अब सब लोग सेम सिचुएशन में हैं, क्या किसी को कुछ भी याद है? ये कहते हुए वो कॉन्ग के कंधे पकड़कर पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है। कॉन्ग मना कर देता है और कंफ्यूजन में उस आदमी की पीठ देखता है, ये सोचते हुए कि वो दूसरों को टच कर पा रहा है, मतलब ये डेफिनेटली कोई ड्रीम या हेलुसिनेशन नहीं है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसे किसी तरह की ऑकवर्ड फीलिंग भी नहीं हो रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद गॉडेस के बॉडी से लाइट निकलने लगती है, उसके आसपास सब कुछ चमक उठता है और बाहर खड़े मॉन्स्टर्स रेस्टलेस होने लगते हैं, जिस पर वो सबका इस वर्ल्ड में वेलकम करती है और कहती है कि सबसे पहले वो उन्हें इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स कहना चाहती है। वो सब ऐसे वॉरियर्स के तौर पर चूज किए गए हैं जो इस टाइम कॉन्टिनेंट को सेव करेंगे। यह सुनकर लोग बड़बड़ाने और गालियां देने लगते हैं, जिस पर गॉडेस उन्हें कहती है कि आगे जो वो कहने वाली है उस पर ध्यान दें, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन उनकी लाइफ चांसेस से है। वो बताती है कि सभी लोग कॉन्टिनेंट पर नहीं जा सकते। यह सुनकर एमसी और बाकी सब शौक में उसे घूरने लगते हैं। फिर वो कहती है कि सिर्फ कुछ सर्वाइवर्स को ही कॉन्टिनेंट पर जाने का राइट मिलेगा। वो लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां वो अभी मौजूद है। ये प्लेस उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे वो एक तरह का वेटिंग रूम समझ सकते हैं। यहाँ उनके पास सर्वाइवल के लिए जरूरी सब कुछ मौजूद है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड और अलग अलग टाइप्स के वेपन्स भी। यही वो स्पेशलाइजेशन गेन कर सकते हैं। कुछ लोगों को कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटी भी मिलेगी। कुल 4 टीयर्स होते हैं, कॉमन, रेयर, हेरोइक और लेजेंडरी। यहाँ मौजूद वेपन्स को वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्ग ये सब सुनकर रियलाइज करता है कि वो ठीक उसी तरह की वर्ल्ड में आ चुका है जैसी उसने गेम्स या नॉवेल्स में देखी थी, और जैसे ही वो स्पीयर को वेपन के तौर पर उठाता है वैसे ही मॉन्स्टर्स के ब्लोस से वॉल्स क्रैक होने लगती हैं। यह देखकर वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और सोचता है कि क्या ये वॉल टूटने वाली है, जिस पर गॉडेस कहती है कि हर किसी का होमलैंड अलग है, हर किसी का कैरेक्टर अलग है। ये जगह इस तरह प्रिपेयर की गई है कि उनकी इंडिविजुअलिटी मैक्सिमाइज हो सके और वो ग्रो कर सके। अगर वो स्टेटस विंडो कहेंगे तो उन्हें सब समझ आ जाएगा। ये सुनते ही सब लोग
तुरंत चेक करते हैं और उनके सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है जिसमें उनके सारे स्टैट्स और एबिलिटीज शो हो रहे होते हैं। एमसी की स्टेटस विंडो में लिखा होता है कि वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, प्रोफेशन नन, उसकी इंटेलिजेंस 19 और लक 21 होती है और दोनों स्टैट्स हीरोइक लेवल के होते हैं। एजिलिटी और एंड्योरेंस 11 होते हैं, स्ट्रेंथ 10, टेनासिटी 12 और माना पूरी तरह एब्सेंट होता है। ये सब नॉर्मल लेवल स्टैट्स होते हैं। वो जल्दी से विंडो स्कैन करता है और सोचता है कि ये अच्छा है या बुरा। फिर सबसे नीचे उसे एबिलिटी बटन दिखता है जिस पर वो तुरंत क्लिक करता है। गॉडेस की बात याद करते हुए उसे हीरोइक लेवल की एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम सोल आइज होता है। इसकी हेल्प से वो अपनी और दूसरों की स्टेटस विंडो साथ ही हिडन एबिलिटी लेवल भी देख सकता है। तभी उसके सामने एक साथ कई सिस्टम विंडोज ओपन हो जाती हैं और वो आसपास देखता है कि बाकी लोग भी उन्हें देख रहे होते हैं। वो एक लड़की की विंडो में ग्रोथ लिमिट और ओवरऑल रेटिंग नोटिस करता है जिस पर वो तुरंत डिसाइड करता है कि अपने बारे में भी देखना चाहिए और अपनी विंडो ओपन करता है। उसमें लिखा होता है कि उसके स्टैट्स बेहद स्ट्रांग हैं, लेकिन कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, तीसरी क्लास लेवल से ऊपर जेरेटी से ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल होगा। उसके लगभग सारे स्टैट्स डिसअपॉइंटिंग बताए जाते हैं। भले ही इंटेलिजेंस और लक अच्छे हों, लेकिन कौन जाने, शायद वो सोर्ड तक ठीक से स्विंग भी न कर पाए। उसका एंड पहले से ही ऑब्वियस बताया जाता है। ये सब देखकर वो काफी वरीड और अपसेट हो जाता है। उसका चेहरा तुरंत डार्क पड़ जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और खुद से पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। इसी बीच मॉन्स्टर्स दीवार पर लगातार हमला करते रहते हैं। गॉडेस उन्हें लक विश करती है और उसी मोमेंट रूम कोलैप्स कर जाता है और मॉन्स्टर्स लोगों पर अटैक कर देते हैं। एमसी इस पूरे केओस के बीच में खड़ा होकर बस बाकी लोगों को देखता रहता है। तभी अचानक पार्क ड्योकू नाम का एक गाय सबको ऑर्डर देता है कि अपने वेपन्स उठाओ। क्या उन्हें सामने दिख रही स्टेटस विंडो नजर नहीं आ रही? अभी के अभी हथियार उठाओ, ये कोई प्रैंक नहीं है। कॉन्ग अपनी सिस्टम विंडो देखता है और जब उसे पता चलता है कि ड्योकू की ड्यूरेबिलिटी 30 हेरोइक लेवल है तो वो हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है कि उसे अपना मीट शील्ड मिल गया है। मॉन्स्टर्स जोर जोर से दहाड़ते हैं। उनमें से कुछ तो पहले ही 2-3 लोगों को चबाने लगते हैं और जब ड्योकू सबको वेपन उठाने के लिए चिल्ला रहा होता है तभी एमसी उसके पास दौड़कर जाता है और कहता है कि वो आगे रहे, वो कवर करेगा। ड्योकू उसे सरप्राइज में देखता है और पूछता है क्या वो फाइट करने वाला है। एमसी कंफर्म करता है और कहता है कि वो यूं ही बैठा नहीं रह सकता, उन्हें कम से कम कुछ तो ट्राई करना होगा। यह सुनकर ड्योकू खुशी से हंसता है और कहता है कि उसकी कुछ बातों से उसे अच्छा फील हो रहा है, भले ही वो देखने में काफी फ्रेल लगता हो। कॉन्ग सजेस्ट करता है कि पहले जल्दी से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ड्योकू की तरफ देखता है उसे ऊपर से एक छोटा गॉब्लिन उस पर झपटता हुआ दिखता है। वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है, लेकिन एमसी तुरंत रिएक्ट करता है और स्पीयर से मॉन्स्टर पर वार करके उसे एक तरफ फेंक देता है। ड्योकू उसे ग्रैटिट्यूड के साथ देखता है और एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। फिर वो खुद ही कहता है कि उसी ने तो फाइट करने को कहा था, उन्हें जल्दी फाइट बैक करना होगा वरना वो मर सकते हैं। वो ऑर्डर देता है कि अगर अपनी लाइफ की वैल्यू है तो अभी रन करो। यह सुनते ही वो आगे की तरफ रश करते हैं। ड्योकू उसके पीछे पीछे मॉन्स्टर से लड़ता हुआ भागता है और एमसी राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि शुरुआत के लिए वो कम से कम एक पिक को शेल्टर दे पाया। तभी गॉब्लिन्स की एक पेड़ उन पर चार्ज करती है। कॉन्ग तुरंत स्पीयर घुमाता है और उनमें से एक को मार देता है, लेकिन दूसरा पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिस पर ड्योकू उसकी मदद के लिए आगे आता है, उसे शील्ड करता है, फिर स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। एमसी उसे सच में हेल्पफुल मानता है और उसे पानी लाने के लिए कहता है। वे जितनी तेज भाग सकते थे भागते हैं और सामने एक बहुत बड़ा डोर दिखाई देता है। यह देखकर उन्हें खुशी होने लगती है कि आखिरकार वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन तभी पीछे से किसी के हेल्प के लिए रोने की आवाज आती है, जिस पर लिक्योंग तुरंत रुकता है और पलट कर देखता है जहां गॉब्लिन्स का एक पूरा झुंड एक आदमी पर टूट पड़ा होता है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। ड्योकू कॉन्ग को आवाज देता है, लेकिन फिर भी वो खुद को वहां से जाने के लिए मजबूर नहीं कर पाता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और उस आदमी के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर उसके अंदर कुछ हिलता है, जिस पर वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन चीजें बिल्कुल अलग निकलती हैं। वो आदमी खुश हो जाता है ये सोचकर कि अब उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन कॉन्ग सीधे पास में पड़े सप्लाईज के बैग्स उठाता है और उसी पल उस आदमी के चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है। वो बैग्स को देखकर सोचता है क्या यही उसका मकसद था। एमसी वापस स्टोर की तरफ दौड़ता है और ड्योकू एक्साइटमेंट में उसे पुकारता है, फिर गहरी सांस लेकर उसके पीछे भागता है। वे वहां से निकल जाते हैं और उस आदमी को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब गॉब्लिन्स उसे नोच रहे होते हैं तब वो रोते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है और हेल्प मांगता है। इसके बाद उसकी तेज चीख सुनाई देती है। कियोंग को अनईजी फील होता है और वो मन ही मन उससे माफी मांगता
जाता है, जिसके बाद वो सोचता है कि उसे थैंक यू भी कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा रह पाया है। पैसेज पार करने के बाद वे एक लंबे कॉरिडोर में पहुंचते हैं जो सिर्फ टॉर्चेस की रोशनी से जल रहा होता है और वे एक प्रिजन सेल के अंदर छिप जाते हैं। जोकू पूछता है कि अब आगे क्या करना है, जिस पर एमसी पूछता है कि अगर उसे पता होता तो क्या वो यहाँ बैठा होता। ये सुनकर ड्योकू ऑकवर्ड सा देखता है और कॉन्ग मुंह फेर लेता है, ये सोचते हुए कि उसे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा है। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें ये समझना होगा कि वे एग्जैक्टली कहाँ हैं। फिर वो पूछता है कि क्या उसने कभी गेम्स खेले हैं। ड्योकू हाँ में जवाब देता है, जिस पर एमसी पूछता है कि क्या उसे स्टेटस विंडो, स्टैट्स, इक्विपमेंट वगैरह देखने का कोई आइडिया है। जोकू तुरंत समझ जाता है और कॉन्ग उससे कहता है कि इमेजिन करो कि वे अभी गेम के अंदर हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए। ड्योकू कहता है कि उसे नहीं पता। तब एमसी बोलता है कि उन्हें लेवल अप करना होगा। शायद ऐसा सिस्टम हो जहां मॉन्स्टर्स को मारने से स्टैट्स बढ़ते हैं और फाइट्स के दौरान स्पेशलाइजेशन भी मिलती है। ये मुश्किल होगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें स्ट्रांग बनना होगा। अच्छा है कि उनके पास वेपन्स, ड्रिंकिंग वाटर और फूड मौजूद है। उनकी कंडीशन दूसरों से थोड़ी बेहतर है। जैसे ही वो ये कहता है, प्रिजन सेल के पास एक बहुत बड़ी आंख दिखाई देती है जो सीधे उन्हें घूर रही होती है। वे डर के मारे मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन वो अटैक नहीं करता, जिससे कॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता। वो तुरंत उसका स्टेटस विंडो चेक करता है। उसमें लिखा होता है कि ये बिलो लेवल मॉन्स्टर है, जिसकी आई साइट बहुत कमजोर है और इंटेलिजेंस भी लो है। इसी वजह से वो उन पर अटैक नहीं कर रहा। कॉन्ग ड्योकू की तरफ देखकर उसे क्वाइटली रहने का इशारा करता है, फिर स्पीयर उठाकर धीरे से पूछता है क्या वो सच में इसे मारने वाला है। इसके तुरंत बाद एमसी मॉन्स्टर पर झपटता है और स्पीयर को उसकी बड़ी आंख में घुसा देता है, ये सोचते हुए कि उसे इसे मारना ही होगा। ड्योकू को यह देखकर अनईजी फील होता है और कियोंग चिल्लाते हुए और जोर से स्पीयर घुसाता है और कहता है कि जल्दी मर जा। आखिरकार मॉन्स्टर एक आखिरी दहाड़ छोड़ता है, फिर जमीन पर गिर जाता है और हिलना बंद कर देता है। एमसी गहरी सांस लेता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसकी स्ट्रेंथ स्टैट 1 पॉइंट बढ़ गई है। वो स्माइल करता है और कहता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। ड्योकू उसे एडमिरेशन से देखता है। कॉन्ग उसे अजीब नजर से देखता है, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर वो अपने स्टैट्स बढ़ा सकता है तो ड्योकू भी कर सकता है। वो उससे भी बेहतर बनेगा, ये सोचते हुए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी आखिर 30 है। ड्योकू उसका नाम पूछता है और कॉन्ग मन ही मन उसे अपना नाम बताता है, ये सोचकर कि उसे इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। फ्यूचर में वो उससे सब कुछ निचोड़ लेगा, उसकी सोल तक। इसके बाद ड्योकू अपना नाम बताता है और पूछता है कि क्या वो उसे इनफॉर्मली बुला सकता है। कॉन्ग अग्री करता है और सोचते हुए उसकी नेक की तरफ देखता है। फिर वो स्किन का एक पीस काटता है और उससे एक कॉलर बनाता है। वो ड्योकू के चारों तरफ घूमता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसे बेस्ट प्रोटेक्शन कैसे दी जाए। फिर उसे एक न्यूली मेड ड्यूरेबल कॉलर देता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। ड्योकू ऑलमोस्ट रो पड़ता है उसकी काइंडनेस देखकर। एमसी खुद के लिए भी एक बना लेता है और सोचता है कि शील्ड ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्योकू उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि अब से वो पूरी तरह उस पर रिलाई कर सकता है। फिर वो सजेस्ट करता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और अब वो स्लैकर बनकर नहीं रहना चाहता। वे मॉन्स्टर की बॉडी को पार करते हैं और जब अगले कॉरिडोर में झांकते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक लड़की रोती हुई उनकी तरफ भाग रही होती है, हेल्प मांगते हुए, और उसके पीछे 3 ह्यूज मॉन्स्टर्स दौड़ रहे होते हैं। कॉन्ग बहुत नर्वस हो जाता है और ड्योकू से कहता है कि भागो। फिर वो सोचता है ये सब क्या है, ये तो पूरी मैडनेस है। इतने सारे मॉन्स्टर्स से वे कैसे फाइट करेंगे, और ये लड़की कौन है। वो सोल एबिलिटी यूज करता है और उसका स्टेटस विंडो देखता है। उसे पता चलता है कि उसकी माना लेजेंडरी लेवल की है और यह देखकर वो रुक जाता है। ड्योकू उसे आवाज देता है और पूछता है कि वो अचानक फ्रीज क्यों हो गया है। वहीं कॉन्ग शॉक में सोचता है कि जून हैयन की माना लेजेंडरी लेवल की है। वो ड्योकू की तरफ मुड़कर कहता है कि वे उसे बचाने के लिए फाइट करेंगे। ड्योकू नर्वस होकर बोलता है कि वहां करीब 3 मॉन्स्टर्स हैं, क्या वे सच में संभाल पाएंगे। कॉन्ग जवाब देता है कि वे कॉर्नर के चारों तरफ से जाएंगे। ड्योकू समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। हायन एमसी को कवर से झांकते और उसे अपनी तरफ एतो आने का इशारा करते देखती है और तुरंत उनकी तरफ दौड़ती है। जैसे ही मॉन्स्टर्स कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं, ड्योकू शील्ड से उनमें से एक को रोकता है और कियोंग अटैक करने का फैसला करता है। स्पीयर आगे करके वो ऊंची छलांग लगाता है और मॉन्स्टर में घोंप देता है और फिर लगातार वार करने लगता है। ड्योकू जब सांस संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे साइड में कुछ गलत लगता है और वो कियोंग
क्योंग को डेंजर के बारे में वार्न करता है। वहां और भी मॉन्स्टर्स होते हैं। यह सुनकर कॉन्ग तुरंत पलटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर का हाथ उसके बहुत करीब पहुंच चुका होता है। तभी एक स्किल्ड सोर्ड्समैन उनकी मदद के लिए आता है। वो एक ही बार में 3 मॉन्स्टर्स को काट गिराता है, जिससे कॉन्ग पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो बॉडीज को गिरते हुए देखता है, फिर नर्वस होकर उस आदमी की तरफ देखता है, ये सोचते हुए कि अभी क्या हुआ। वो आदमी सोर्ड को जमीन पर घसीटता हुआ उनकी तरफ आता है और कॉन्ग को देखता है। उसे उससे मिलकर काफी सरप्राइज होता है और वो सोचता है कि वो यहाँ कहाँ से आया। कॉन्ग तुरंत अपनी एबिलिटी यूज करता है और उसका स्टेटस विंडो चेक करता है। उसमें लिखा होता है कि उसका नाम किम हाइसन है। वो एक गुड नेचर्ड पीस कीपर है जिसकी स्पेशलाइजेशन नॉर्मल लेवल सोर्ड्समैनशिप है। उसके पास कई टाइटल्स होते हैं, रेग्रेसर अल्टोनिस, द सोर्ड मास्टर हु स्टार्टेड द सेकंड राउंड, द वन हु फेल्ड टू विन, द वन हु कैरीज विक्टिम्स ऑन हिज बैक, और वो जिसने रियलाइज किया कि उसके ऑलमोस्ट सारे स्टैट्स हेरोइक लेवल के हैं, सिर्फ 3 स्टैट्स लेजेंडरी हैं। एमसी उसके रेग्रेसर अल्टोनिस टाइटल से काफी इंट्रिग्ड हो जाता है और सोचता है क्या ये टाइम में वापस लौटने जैसा कुछ है। एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हुए वो उसका ओवरऑल रेटिंग भी देखता है। उसमें लिखा होता है एन अमेजिंग साइट, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस। स्टैट्स की पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर करना इम्पॉसिबल है। अगर प्लेयर ली क्योंग से कंपेयर किया जाए तो नहीं, कंपैरिजन करना ही इस आदमी का अपमान है। उसे समझना चाहिए कि उससे कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करना भी कितनी बड़ी ऑनर की बात है। कॉन्ग उसके स्टैट्स देखकर सोचता है कि ये पूरी तरह नॉनसेंस है। ये उसकी पहली बार नहीं है। हायनसन अपने चेहरे से खून पोंछता है और कॉन्ग को देखते हुए ड्योकू से कहता है कि वो लड़ाइयों का काफी आदी लगता है। फिर वो पूछता है कि उसका फ्रेंड कौन है। ड्योकू तुरंत एमसी के कंधे पर हाथ डालता है और स्माइल के साथ कहता है कि उसका नाम कियोंग है, जिसके जवाब में हायनसन कहता है कि वो उन दोनों से कहीं ज्यादा कॉम्बैट का आदी लगता है क्योंकि उसने एक ही झटके में सबको काट गिराया था। ह्योंग उसे बताता है कि वो बस लकी था, जिस पर एमसी सोचता है कि क्या वो किसी तरह उसकी एबिलिटी भी देख सकता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जिसमें उसकी लेजेंडरी लेवल एबिलिटी का डिस्क्रिप्शन होता है। इस एबिलिटी से सोर्ड से जुड़ी हर एक्शन पर उसे एक एडिशनल पॉइंट मिलता है। जितनी देर वो सोर्ड यूज करता है उतनी ही उसकी अटैक पावर बढ़ती जाती है। ये एबिलिटी इतनी कूल होती है कि कियोंग को थोड़ी जेलसी भी फील होती है और वो उस आदमी की तरफ देखता है। तभी वो सोचता है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। क्या वो उसकी एबिलिटी पीक करते हुए पकड़ा गया? वो उसे एक डिस्प्लीज्ड लुक देता है, फिर जेंटली स्माइल करता है और हाथ बढ़ाकर उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। वो डिसाइड करता है कि जितना हो सके फ्रेंडली बिहेव करेगा और पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेला है। उसे तो काफी मुश्किल हो रही होगी। हंसुंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि हाँ वैसा ही है, लेकिन वो अभी सर्वाइवर्स को इकट्ठा कर रहा है। उसने उनके लिए एक सूटेबल कैंप में बेस भी प्रिपेयर किया है। वो स्माइल करता है और फिर कॉशियसली पूछता है कि कुल मिलाकर यहाँ कितने लोग हैं। वो सोचते हुए जवाब देता है कि करीब 30 लोग ऐसे हैं जो फाइट करने के केपेबल हैं। ऑनेस्टली अगर वो चाहे तो वो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहेगा। एमसी उसे सस्पिशियस नजरों से देखता है और सोचता है कि ये डेंजरस है। बातों में तो अच्छा लग रहा है, आखिर वो एक गुड नेचर्ड पीस कीपर है, लेकिन ऐसा सर्वाइवर कैंप किस काम का? क्या उसे नहीं पता कि इतनी गैदरिंग आगे चलकर हिंड्रेंस बन जाती है? फिर वो सोचता है कि वो एक रिग्रेसर है और डेफिनेटली उसे इस जगह से निकलने का तरीका पता होगा, शायद यहाँ के सारे सीक्रेट्स भी, लेकिन उसके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना ही सबसे प्रॉफिटेबल है। वो स्माइल के साथ जवाब देता है कि वो ड्योकू के साथ उसके साथ ज्वाइन करेंगे, जिस पर दाकू उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछता है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तब कियोंग नोटिस करता है कि एक लड़की दीवार से लगी हुई बैठी है जो शुरू से ही डरी हुई लग रही होती है। वो उसके पास जाता है, उसे उसके सॉप से डिस्ट्रैक्ट करता है और हाथ बढ़ाकर उसे उठने को कहता है। वो कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखती है और थैंक्स कहती है, फिर उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेती है। उसे देखकर हानसुंग काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो तुरंत उसके पास आता है और लड़की उसे क्वेश्चनिंगली देखते हुए बताती है कि उसका नाम जोंग हियन है। हानसुंग का मूड तुरंत इंप्रूव हो जाता है और वो कहता है कि उसे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई है। इसके बाद वो उसे अपना नाम बताता है। एमसी सोचता है कि इतनी खुशी किस बात की है। हानसुंग उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो जवाब देती है कि सब फाइन है। वो सेफ फील करने के लिए अपना हाथ कियोंग के कंधे पर रख देती है क्योंकि उसे उसका रिएक्शन थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। हानसुंग पूछता है कि क्या वो उसे सिर्फ फर्स्ट नेम से बुला सकता है। अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हो तो वो तुरंत बता दे। उसकी तरफ से दिखाई जा रही स्ट्रॉन्ग गुडविल उसे और टेंस कर देती है। वो एमसी के और करीब सट जाती है और नर्वस होकर कहती है कि सब ठीक है। एमसी उस आदमी की तरफ देखता है और तुरंत उसका रैंक याद कर लेता है। वो सोचता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है। वो इस वर्ल्ड का सबसे
स्ट्रॉन्ग आदमी है जिसने एक बार पहले ही इस दुनिया का एंड देख लिया है। अगर वो टाइम रिवर्स करके फ्यूचर चेंज करना चाहता है तो वो सबसे पहले हर यूजफुल चीज हासिल करने की कोशिश करेगा, और ये लड़की डेफिनेटली उन्हीं यूजफुल चीजों में से एक है। एमसी के अपसेट लुक को देखकर हायन वरीड हो जाती है। इसके बाद वो थोड़ी झिझकते हुए कहती है कि थोड़ा लेट है, लेकिन वो उसे सेव करने के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। एमसी स्माइल करता है और कहता है कि अगर कुछ भी हो तो उससे कांटेक्ट करे। यह सुनते ही वो शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है। उस पल उसकी सारी गुडविल गायब हो जाती है और वो ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है, ये सोचते हुए कि उसके अंदर वाइल्ड मैजिकल पोटेंशियल है। और हंसुंग वो वॉरियर है जिसने सेकंड राउंड शुरू किया था। ये दोनों ही ट्रेजर्स हैं। वो हल्की सी स्मग करता है और सोचता है कि उसे आखिर तक इनके साथ रहना चाहिए। जब वो कैंप पहुंचते हैं तो डोकू काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। वहां कई सर्वाइवर्स आराम कर रहे होते हैं और कुछ काम में लगे होते हैं। वो पूछता है कि उसने ऐसी जगह कैसे ढूंढी। हंसुंग बताता है कि वो एक्सीडेंटली यहाँ पहुंच गया था। कियांग तुरंत समझ जाता है कि वो पहले से इसके बारे में जानता था। तभी क्राउड में से एक लड़की दौड़ती हुई आती है और प्यार से हंसुंग को बिग ब्रदर कहकर बुलाती है। फिर पूछती है कि क्या वो आखिरकार वापस आ गए हैं। शायद वो कुछ न्यू कमर्स को भी साथ लाया था। कॉन्ग उसे इंटरेस्टेड नजर से देखता है। वो बताती है कि वो लेट हो गया था इसलिए वो वरिड थी। ये लोग कौन है? हंसुंग बताता है कि अब ये लोग भी कैंप में उनके साथ रहेंगे। कॉन्ग उसका स्टेटस विंडो देखता है। उसका नाम ली जी होता है, उम्र 29 साल, और नेचर से वो एक सेल्फिश सिनिक होती है। उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती और न ही कोई टाइटल। उसकी एज जानकर कॉन्ग सरप्राइज होता है कि वो इस आदमी के साथ इतना फ्लर्ट कर रही है और उसे सीनियर बुला रही है। ये उसे अनई फील कराता है। वो उसके स्टैट्स भी चेक करता है। उसका ओवरऑल रेटिंग लो होता है। उसमें लिखा होता है कि वो उसकी सोलमेट है और उसके लिए परफेक्ट मैच है। नेचुरली उसके स्टैट्स लो होते हैं और पोटेंशियल भी टेरेबल होती है। उसे सोर्ड या क्लब कैरी करने की रिकमेंडेशन नहीं होती। सोलमेट वाला लाइन देखकर कॉन्ग डिस्गस्ट में चेहरा बना लेता है और सोचता है कि ये ओवरऑल रेटिंग किस इडियट ने लिखी है। ऊपर से वो सेल्फिश सिनिक भी है। जी अभी ड्योकू से मिलती है और उससे बाकी सबको इंट्रोड्यूस करने को कहती है। ड्योकू एमसी का नाम लेता है। हियन खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उससे कहती है कि वो उसका ध्यान रखे। किसी वजह से दोनों के बीच तुरंत टेंस एटमॉस्फेयर बन जाता है। जी उसकी टांग पर लगे ब्रूस को नोटिस करती है और डिस्प्लीज्ड लुक देती है। कॉन्ग सोचता है कि क्या वो लोगों को जज कर रही है। ड्योकू बड़ा और आर्म्ड है इसलिए वो उसे पसंद करती है। उसके मुकाबले हायन जो लंगड़ा रही है और उसके साथ खड़े स्किनी लोग उसे कंप्लीट फेलियर लगते हैं। जी स्माइल के साथ जोकू से पूछती है कि क्या वो टैंक है। किसी वजह से उसे लगता है कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे हैं। जोकू एक्साइटमेंट में कंफर्म करता है और एडमिरेशन के साथ कॉन्ग की तरफ इशारा करता है, ये कहते हुए कि उसने पहले ही कई मॉन्स्टर्स मार दिए हैं और ये सब उसी की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर वो न होता तो वो कब का मर चुका होता। जी उसे ध्यान से हेड टू टो देखती है, फिर सॉफ्टली स्माइल करके कहती है कि उसे सबसे मिलकर खुशी हुई है। इसके बाद वो कहती है कि पहले वो उन्हें कैंप तक एस्कॉर्ट करेगी। मेन और विमेन अलग रहते हैं इसलिए हायन उसके साथ जाएगी। वो हंसुंग की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो ऐसा कर सकती है और वो अलाउ कर देता है। इसके बाद वो कियांग के पास आती है और स्माइल करते हुए उससे भी ध्यान रखने को कहती है। कियांग उसकी सारी हिपोक्रेसी याद करते हुए सोचता है कि ये औरत उससे काफी मिलती जुलती है। वो भी उतनी ही ब्राइट स्माइल के साथ जवाब देता है और कहता है कि फीलिंग म्यूचुअल है। इसके बाद वो उन लोगों की तरफ देखता है जो शुरू से उन्हें घूर रहे होते हैं। वॉरियर के आने से वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब यहाँ ज्यादा सेफ हो गया है। उनके पास से गुजरते हुए वो सोचता है कि ये जगह सच में सेफ जोन है, उसके लिए नहीं बल्कि उनके लिए। वो ड्योकू की तरफ देखता है जो अभी एक ओल्ड लेडी से बात कर रहा होता है और सोचता है कि वो कब मीट शील्ड बन गया। अगला दिन आता है और एमसी हंसुंग की आवाज से जागता है। वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने ठीक से स्लीप किया। दुकू जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है कहता है कि ये सब उसी की वजह से है। वहीं कॉन्ग खड़ा होता है और अपने नए अक्वेंटेंस से कहता है कि उसने जो कल देखा उसके हिसाब से यहाँ केपेबल लोग बहुत कम है। वो इस जगह को सेफ कैसे रख पा रहा है। हंसुंग जवाब देता है कि ऑनेस्टली सिचुएशन अच्छी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर और फूड की हर जगह शॉर्टेज है और फाइट करने वाले लोग भी कम हैं, इसलिए उन 30 लोगों का खास ध्यान रखना पड़ता है। आगे चीजें और खराब हो सकती हैं। एमसी कहता है कि जो फूड वो लोग लाए हैं वो जल्दी खत्म हो जाएगा और आगे लगातार मॉन्स्टर से फाइट्स होने वाली हैं। ऐसे में जो लोग फाइट नहीं कर सकते वो बस बर्डन बनेंगे। हंसुंग तुरंत कहता है कि वो लोग बर्डन नहीं है, लेकिन कॉन्ग इंसिस्ट करता है और साफ कहता है कि वो चैरिटी में इन्वॉल्व नहीं है। वो आदमी मायूसी में अपना सिर झुका लेता है और चुप रहता है, जिसे देखकर ड्योकू अनईजी फील करता है। जिसके बाद वो वरीड होकर कियोंग से पूछता है क्या वो यहाँ से जाने वाला है, जिस पर कियोंग उसे जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस ये कह रहा है कि यहाँ किसी मिरेकल का इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसकी
बातों की वजह से हानसुंग काफी अपसेट हो जाता है, जिस पर एमसी स्माइल के साथ उससे कहता है कि अगर सब मिलकर फाइट करें तो कुछ भी ओवरकम किया जा सकता है। और हाँ, ये उस पर भी अप्लाई होता है। यह सुनते ही उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है और वो उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद वो ऑनेस्टली कहता है कि वो समझता है कि एमसी क्या सोच रहा है। शायद वो इन सब लोगों के साथ मिलकर बचना चाहता है। वो उसकी इंटेंशन को समझता है और एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन वो उससे अलग है। वो ऐसा इंसान नहीं है जो आसानी से दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे, और ग्रुप में मूव करना भी उसके प्लान्स का हिस्सा नहीं था। अगर उसे वो थोड़ा सेल्फिश लगे तो भी ठीक है। हंसुंग सिर हिलाकर कहता है कि वो समझ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ चाहता था। कॉन्ग तुरंत इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखता है, फिर हल्की सी ग्रिन देता है, ये सोचते हुए कि अगर वो फ्रेंडशिप के नाम पर खुद को सैक्रिफाइस करने की ऑफर देता, जैसा एक गुड नेचर्ड पीस कीपर को शोभा देता है, तो वो क्या करता। लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा समझदार निकला। हंसुंग उसके पास आता है और कहता है कि वो भी उसके फ्यूचर प्लान्स में शामिल होना चाहते हैं। एमसी अपनी प्यारी रिग्रेशन को अकेला नहीं छोड़ सकता था, ताकि वो सारे बेनिफिट्स खुद ही ले जाए। हंसुंग उसे सरप्राइज होकर देखता है, फिर स्माइल के साथ नीचे देखता है और कहता है कि उसे सब पता था। क्योंग कहता है कि शुरुआत में जो स्ट्रेंज अनाउंसमेंट हुआ था, उसने दो ऑप्शंस दिए थे, क्लीन अप और सर्वाइवल। लेकिन उसके हिसाब से सर्वाइवल असल में पॉसिबल ही नहीं है। उसे नहीं पता कि कम लोगों के लिए रिसोर्सेज पर कब्जा करना कितना फीजिबल है। लेकिन अगर गोल क्लेंजिंग नहीं बल्कि सर्वाइवल है, तो इतनी बड़ी क्राउड जो कॉम्बैट के लायक नहीं है और भी ज्यादा अनडिजायरेबल हो जाती है। भले ही मॉन्स्टर्स उन्हें न खाएं, वो वैसे भी स्टारवेशन से मर जाएंगे। ये बात किसी को भी समझ आ सकती है। हानसुंग डिसअपॉइंटेड होकर नीचे देखता है और कहता है कि वो उसकी बात परफेक्टली समझता है। फिर वो हाथ बढ़ाकर उससे कहता है कि उसका ध्यान रखे। एमसी स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है कि असल में वो उसके करीब सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। फिर वो हाथ मिलाता है और रियलाइज करता है कि अब वो उसे बिल्कुल अलग नजर से देख रहा है। वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके लिए वो अब एक कॉम्पिटेंट स्पेशलिस्ट बन चुका है, कुछ टैक्टिशियन या मैनेजर जैसा। इसके थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर हंटिंग पर निकल जाते हैं। डार्क कासल में कई छोटे और बड़े गॉब्लिन्स घूम रहे होते हैं। ट्योकू पहले अटैक करता है। वो शील्ड से एक मॉन्स्टर के सिर पर वार करता है, फिर उसे वहीं रोक लेता है और हानसुंग को आवाज देता है। हानसुंग अपना सोर्ड निकालता है और अटैक के लिए दौड़ पड़ता है। ऊंची छलांग लगाकर वो ऊपर से वार करता है। मॉन्स्टर का फ्लैश कटता है और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे खत्म करके वो जमीन पर उतरता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग उन्हें देखता रहता है और सोचता है कि सोल आइज झूठ नहीं बोलती, वो सच में बहुत स्ट्रांग है। हानसुंग कहता है कि आगे अभी कुछ मॉन्स्टर्स और हैं, वो उन्हें रोकेगा और दोनों को भी। एमसी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो सब समझ गया है। फिर वो ड्योकू से फूड उठाने को कहता है। ड्योकू जवाब देता है कि वो ऑलरेडी वही कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट के एरिया में मॉन्स्टर्स उम्मीद से काफी कम होते हैं। शुरुआत में उन्होंने इतना हंगामा किया था। कॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि हो सकता है ये एरिया पहले ही क्लियर हो चुका हो। ड्योकू पूछता है क्या वो हानसुंग की बात कर रहा है या फिर अर्थ पर रहते हुए वो फेंसिंग में था। कॉन्ग उसे दीवार से टिकाकर कहता है कि उसे भी नहीं पता। वो ये भी सोचता है कि शायद वो खुद भी ऐसा कर सकता था या फिर उसकी स्पेशलाइजेशन ने उसकी एबिलिटीज को अफेक्ट किया है। बस इस बात का जिक्र होते ही ड्योकू अपसेट हो जाता है और चुपचाप फूड कलेक्ट करने लगता है। इसके बाद एमसी उसे इनकरेज करता है और कहता है कि इतना वरी मत कर, उनकी स्पेशलाइजेशंस भी जल्द अनलॉक होंगी। वो बिना स्पेशलाइजेशन के भी उनकी काफी हेल्प कर रहा है। ड्योकू पूछता है कि वो क्या कर रहा था। ये सब उसी आदमी का काम था। कॉन्ग स्माइल के साथ जवाब देता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसके बिना वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ये सुनकर वो ऑलमोस्ट रो पड़ता है। इसके बाद अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। वो एक्साइटमेंट में अपने दोस्त को बुलाता है जिसने वो भी देख ली होती है। आखिरकार स्पेशलाइजेशन रिवील हो जाती है। एमसी खुद चूज कर सकता है, वॉरियर, आर्चर, मेज या कमांडर। एमसी बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि ये उसकी उम्मीद से भी जल्दी हो गया। रेयर लेवल कमांडर क्लास उसका ध्यान खींचती है, लेकिन पहले वो वॉरियर का डिस्क्रिप्शन देखता है। हर टीम को फ्रंट पर फाइट करने वाला वॉरियर चाहिए होता है। वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हर वेपन हैंडल कर सकता है, सोर्ड और शील्ड, स्पीयर या एक्स। बाद में रिलेटेड स्पेशलाइजेशंस में स्विच किया जा सकता है, बार्बरियन, नाइट, पैलेडिन, कैवलरी मैन और मर्सेनरी। ये क्लास स्टैमिना, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में एक एक पॉइंट ऐड करती है। अगली क्लास आर्चर होती है। आर्चर लॉन्ग रेंज से अटैक करता है और उसे बो और एरो की बेसिक नॉलेज मिलती है। आगे चलकर थीफ और असासिन जैसी स्पेशलाइजेशन अनलॉक हो सकती है। हायर लेवल आर्चर्स भी होते हैं, स्पिरिचुअल आर्चर और आर्चर मेज। ये क्लास एजिलिटी में 3 पॉइंट्स ऐड करती है। अगली क्लास मेज होती है। मेज एक रेंज्ड फाइटर होता है जो मैजिक यूज करता है। इसे चूज करने पर
पर बेसिक मैजिक नॉलेज मिलती है। डार्क मेज, एल्केमिस्ट और समोनर जैसी स्पेशलाइजेशंस में बदला जा सकता है। ये माना में 3 पॉइंट्स ऐड करती है। एमसी सोचता है कि आर्चर के लॉन्ग रेंज अटैक्स काफी कूल हैं और मेज उसकी माना को बूस्ट करेगा जो ऑलमोस्ट 0 है। अब कमांडर की बारी आती है। ये ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें ऑलमोस्ट कोई कम्बैट कैपेबिलिटी नहीं होती। इस स्पेशलाइजेशन वाले फ्रंट लाइन पर फाइट नहीं करते बल्कि पीछे से सिचुएशन असेस करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं। आगे किस स्पेशलाइजेशन में स्विच होगा ये अननोन है। ये इंटेलिजेंस में सिर्फ एक पॉइंट ऐड करता है। एमसी सोचता है कि क्या ये उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करेगा। हानसुंग नोटिस करता है कि वो एक ही पॉइंट पे काफी देर से देख रहा है और कहता है कि लगता है उनकी स्पेशलाइजेशन ओपन हो गई है। कॉन्ग कंफर्म करता है और बताता है कि उसे कॉमन लेवल वॉरियर, आर्चर और मेज ऑफर हो रहे हैं और रेयर लेवल कमांडर भी। यह सुनकर हानसुंग थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। एमसी सोचता है कि किसी वजह से कमांडर उसे सही लग रहा है। क्या ये सच में कोई ट्रैप हो सकता है? जोकू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन कमांडर उसके लिए परफेक्ट है। एमसी ऑकवर्ड स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा सोचता है। डियोकू एडमिरेशन के साथ कहता है कि उसने यूं ही नहीं कहा। वो कमांडर बनने के लिए परफेक्ट टाइप है। अगर वो चार्ज में होगा तो वो लोग डेफिनेटली जीतेंगे। वो इमेजिन करता है कि एमसी पीछे से हाथ हिला रहा है और यही सोचकर उसे खुशी होती है। एमसी ऑकवर्ड हंसी हंसता है और सोचता है कि ऑनेस्टली वो कमांडर से ज्यादा रॉक के करीब है। उसे स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ नहीं पता। हानसुंग बताता है कि कमांडर के बोनसेस काफी लिमिटेड है। बाकी स्पेशलाइजेशंस मोस्टली 3 स्टैट पॉइंट्स देती हैं। इस वजह से एमसी कमांडर को लेकर कम और कम डाउट करने लगता है। लेकिन ड्योकू इंसिस्ट करता रहता है कि ये क्लास उसी के लिए बनी है। हानसुंग कहता है कि आर्चर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ड्योकू उसकी आवाज दबाने के लिए और जोर जोर से बोलने लगता है कि उसे कमांडर ही बनना चाहिए। हानसुंग आर्चर के फायदे गिनाता रहता है लेकिन ड्योकू बिल्कुल नहीं मानता। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और ये सब उन्हें इरिटेट करने लगता है। फिर दोनों में हीटेड बहस शुरू हो जाती है। इधर कियोंग उनसे थोड़ा दूर चला जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उनकी वजह से वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। वो हर क्लास का डिस्क्रिप्शन फिर से देखता है और आखिरकार डिसीजन लेता है। वो स्पेशलाइजेशन एक्सेप्ट करता है जिसके बाद उसके चारों तरफ ब्राइट लाइट फैल जाती है। ये देखकर दोनों अपनी बहस तुरंत बंद कर देते हैं। वो एक दूसरे को धक्का देते हुए उसके पास दौड़ते हैं और एक्साइटमेंट में पूछते हैं कि उसने क्या चूज किया। उनमें से हर कोई दिल से चाहता था कि उसने वही चूज किया हो जो उन्होंने कहा था, लेकिन उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट उसने मेज क्लास चूज कर ली। जाकू बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल absurd है। हैंसन उससे पूछता है कि उसने ये स्पेशलाइजेशन क्यों चुनी। एमसी ऑकवर्ड हंसी हंसता है और कहता है कि ये बस एक प्रीमोनिशन था। हैंसन सोचते हुए कहता है कि वो सब समझ गया है। एमसी मन ही मन उसे इडियट कह देता है। असल में वो चाहता था कि वो आर्चर बनता। ऑनेस्टली इसके पीछे रीजन था। फिजिकल एक्टिविटी उसका स्टाइल नहीं है, इसलिए आर्चर भी बाहर हो जाता है। कमांडर उसे अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन उसमें सिर्फ एक पॉइंट मिलता है। वहीं मेज में हाई इंटेलिजेंस बनाए रखने का ऑप्शन है। उसकी इंटेलिजेंस पहले ही 19 है। इसके अलावा माना 3 पॉइंट्स से बढ़ती है। ये एरिया पूरी तरह अनटच्ड था, इसलिए ये पॉइंट्स उसके लिए बहुत वैल्यूएबल थे। इसके बाद सिस्टम उसे बेसिक मैजिक का नॉलेज देता है और उसकी माना 3 पॉइंट्स से बढ़ जाती है। उसे तुरंत ऐसा महसूस होता है जैसे नया नॉलेज उसके दिमाग में एक के बाद एक फ्लो कर रहा हो, जैसे उसके हेड में कोई टावर बन रहा हो। इसके बाद वो अपनी स्टेटस, विंडो, एबिलिटीज और ओवरऑल रेटिंग चेक करता है। अब उसमें कुछ अलग लिखा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिसअपॉइंटिंग है। फिर भी स्पेशलाइजेशन मिलने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाना चाहिए। ली कियोंग के टैलेंट्स के साथ माना को फील करना भी मुश्किल था। माना 3 पॉइंट्स बढ़ने से थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन मैजिक की हाइट्स तक पहुंचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा हो, गिरना उतना ही पेनफुल होता है। एमसी थोड़ा अपसेट हो जाता है लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। फिर भी ये इंस्टेंट यूज के लायक काफी अच्छा था। इसके बाद वो ड्योकू को बुलाता है और पूछता है क्या उसने स्पेशलाइजेशन चूज कर ली है और वो अब भी इतना अपसेट क्यों है। ड्योकू सिर उठाता है और कंफ्यूजन में सिर खुजाते हुए कहता है कि उसे शील्ड वॉरियर और प्रीस्ट ऑफर हुए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले। दोनों उसे शील्ड वॉरियर लेने को कहते हैं। वो सजेस्ट करता है कि प्रीस्ट पर भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन दोनों इंसिस्ट करते हैं। प्रेशर में आकर वो स्पेशलाइजेशन चूज कर लेता है। कॉन्ग पूछता है कि उसने एग्जैक्टली क्या चूज किया। ड्योकू स्माइल के साथ शील्ड दिखाता है और कहता है कि जैसा उन्होंने कहा था अब वो शील्ड वॉरियर है।
एमसी स्माइल करता है और कहता है कि उसने सही चॉइस से वो चॉइस किसकी है। एक्चुअली वो काफी खुश था कि अब ऑफिशियली उसका मीट शील्ड मिल गया है। हैंसन दोनों को कंग्रेचुलेट करता है और वापस लौटने का सजेस्ट करता है, लेकिन फूड कैसे डिवाइड होगा। एमसी कहता है कि 2 बैग्स काफी होंगे, लेकिन हैंसन स्टबर्न हो जाता है। आखिरकार डियाकू बाकी बैग्स भी उसके हाथ में थमा देता है, ये कहते हुए कि रुक जा, ताकि कम से कम लोगों को खाना मिल सके। हैंसन ग्रेटफुल नजरों से उसे देखता है, फिर बैग्स के पीछे अपना एम्बेरस्ड चेहरा छुपा लेता है और दोनों को कंसर्न के लिए थैंक्स कहता है। उधर सर्वाइवर्स कैंप में हयंग पूछती है कि हैंसन कहाँ है और कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। शी उसके पास आता है और कहता है कि वो जल्द आ जाएगा, उसे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वो कहती है कि काश वो जल्दी आ जाए। उसके पीछे खड़ा एक बहुत कमजोर आदमी लड़की के हाथ में ब्रेड देखकर एक्साइटेड होकर आगे झुक जाता है। जी अपनी फ्रेंड को अभी के लिए ब्रेड ऑफर करती है और वो उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद जी एक भूखे आदमी को उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए नोटिस करती है और पूछती है वो क्या देख रहा है, क्या वो भूखा है। वो एक्साइटेड होकर सिर हिलाता है। जी ब्रेड को 2 हिस्सों में तोड़ती है और कहती है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। वो आधा ब्रेड अपनी फ्रेंड को देती है और बाकी को क्रम्बल करके जमीन पर फेंक देती है, ये कहते हुए कि ये उनके अनएम्प्लॉयड बेगिंग पैरासाइट के लिए है। वो आदमी तुरंत सारे क्रम्स उठाने लगता है। जी स्माइल करती है और कहती है कि अच्छे से खाओ। पीछे से एक्साइटेड आवाजें सुनकर वो पलटती है और देखती है कि वॉरियर्स वापस आ चुके हैं। लोग फूड देखकर खुश होने लगते हैं। जी तुरंत हैंसन के पास जाती है और कहती है कि डियोकू और कियोंग ने भी बहुत अच्छा काम किया है, अब वो सब संभाल लेंगे। हैंसन उससे ध्यान रखने को कहता है और बताता है कि आज उसे अभी कुछ काम है, इसलिए वो जा रहा है। जी उसे सेफ जर्नी विश करती है। तभी एक आदमी चापलूसी भरी स्माइल के साथ कॉन्ग के पास आता है और पैक देने को कहता है, लेकिन एमसी बस उसे देखता है, फिर पलट कर चला जाता है। जोकू उसके पीछे जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में उनके साथ शेयर नहीं करेगा। एमसी जवाब देता है कि उसने पहले ही कह दिया था वो वॉलंटियर्स नहीं है। जोकू अग्री करता है, लेकिन फिर भी डाउट जताता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। एमसी कहता है कि अगर उन्हें खाना है तो अपने सोर्ड उठाएं और हंटिंग पर जाएं। वो सोचता है कि शायद हैंसन उन्हें इसलिए लाया था ताकि बाकी लोगों को स्टर अप किया जा सके। उसकी नजर जी पर जाती है, जो फ्रेंडली स्माइल के साथ सबको खाना बांट रही होती है। वो सोचता है कि हैंसन की एब्सेंस में यही कैंप मैनेज कर रही है। ये ऐसी टाइप की इंसान है जो वीक के सामने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के सामने वीक बनती है। हैंसन के न होने पर वही लोकल किंग है। वो आसपास देखता है, कुछ लोग फूड पर रिजॉइस कर रहे होते हैं, जबकि कुछ एग्जॉस्टेड हालत में स्टोन्स उठा रहे होते हैं और हायन भी उन्हीं में होती है। एक आदमी वर्कर्स को जल्दी करने के लिए चिल्लाता है, खासकर हायन पर। वो पूछता है कि वो इतनी स्लो क्यों है, वो उसे बहुत इरिटेट करती है। हायन उससे माफी मांगती है और काम जारी रखती है। वो आदमी चिल्लाता है कि अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो वो बिना खाने के रह जाएंगे। कॉन्ग उसे देखता है और स्मग के साथ सोचता है कि वो समझ गया है कि यहाँ उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। वो जोकू को बुलाता है और पूछता है कि क्या उसे वो लड़की याद है जिससे वो कल मिले थे। जोकू तुरंत याद कर लेता है। एमसी उसे एक बैग देता है और कहता है कि इसे उसके पास ले जाना, लेकिन उस पर नजर भी रखना। जोकू पूछता है कि वो अचानक उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। एमसी तुरंत जवाब ढूंढ लेता है। वो अजीब सी स्मर्क देता है और कहता है कि वो इस मैटर में उस पर ट्रस्ट कर सकता है। कियोंग लड़की को सिंपैथी से देखता है और सोचता है कि वो कितनी लोनली और हार्ड हालत में है। उनके अलावा कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। इसके बाद द्योकू उसकी तरफ बढ़ता है और स्मर्क करता है, ये सोचते हुए कि जब वो वीक और ग्रीविंग थी तब उनकी केयर के लिए उसे बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। इससे वो तुरंत ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे और वो उन पर रिलाई करना चाहेगी। द्योकू लड़की के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि एक आदमी उसे ब्रेड ऑफर कर रहा है। वो उसे थैंक्स कहती है। एमसी उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है ये कैसा आइडिया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके प्रेशियस ट्रेजर के पास जाने की। ठीक है, वैसे भी साफ है कि ये अच्छा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई और मोटिव हो ही नहीं सकता। जोकू डाउटफुल नजर से कॉन्ग को देखता है। कॉन्ग उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है और वो सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता है। उधर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। योकू कहता है कि उसके और उसके बीच रिश्ते खराब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप उसके लिए ब्रेड ले आया। वो उससे लेने को कहता है। वो हिस्टेरिएट करती है और मना करने लगती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है। वो ऑकवर्ड होकर थैंक्स कहती है और ब्रेड ले लेती है। वो एक बाइट लेती है और सोचती है कि वो उसके लिए कितनी ग्रेटफुल है। सच में अगर यूसुक वू और कियांग ना होते तो उसके लिए सब बहुत मुश्किल होता। उसे उसकी स्माइलिंग फेस याद आती है और वो ब्लश कर जाती है, ये सोचते हुए कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। तभी वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि अगर उसे बुरा न लगे तो वो उसके करीब आना चाहता है। ये समझकर कि वो फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, वो खुशी
खुशी खुशी अग्री कर लेती है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी नजर तुरंत बदल जाती है। वो पैनिक कर जाती है और उससे हाथ छोड़ने को कहती है। डरते हुए पूछती है कि उसे क्या हो गया है। वो थके हुए अंदाज में सांस लेता है, डिस्प्लीज नजर से उसे देखता है और पूछता है कि वो इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है। क्या उसे लगता है कि वो यहाँ कोई चैरिटी कर रहा है? अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसे खींचकर अपने पास लाता है और कहता है कि अगर उसे यहाँ ठीक से जिंदा रहना है तो उसे उसके सामने झुकना पड़ेगा। वो अब भी सिचुएशन नहीं समझ पाती है। वो नर्वस होकर उससे कहती है कि वो ऐसा बिहेव न करे। तभी ड्योकू वहां आ जाता है और अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसकी बांह टूटे तो उसे छोड़ दे। वो ड्योकू को नापसंदगी से देखता है और पूछता है कि ये किस तरह का इडियट है। इसके तुरंत बाद ड्योकू इतनी जोर से उसकी बांह पर मारता है कि वो दर्द से चीख उठता है और ड्योकू कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसा कचरा भी एग्जिस्ट करता है। उसकी बांह टूटी नहीं है तो उसे रोना बंद करना चाहिए। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और गालियां देने लगता है, जिसके बाद ड्योकू उसे कॉलर से पकड़ लेता है और उसका शरीर हायोन की आंखों के सामने चमक जाता है। ड्योकू उसे दूर फेंक देता है और जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब लोग तुरंत वहां की तरफ देखने आ जाते हैं कि क्या हुआ। इधर एमसी साइड में खड़ा होकर ये सब देखता रहता है और शांति से बाण खाता रहता है। उधर वो आदमी अपनी बहती नाक देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और फिर छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। चोकू कहता है कि कोई भी देखेगा तो लगेगा जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ हो। उसे रोना बंद करना चाहिए। उसने उस पंच में ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, फिर भी वो रोए जा रहा है, जिससे उसे गुस्सा आता है और मन करता है कि एक और मार दे ताकि ये चुप हो जाए। हियोन उसके सामने खड़ी होकर उसे रोकती है और कहती है कि बस करो, सब ठीक है, अब उसे छोड़ दो। इस हालत में वो सच में मर सकता है। तभी ली जी बीच में आ जाती है और सबको रुकने का ऑर्डर देती है। फिर वो उस आदमी के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद जीत ड्योकू की तरफ मुड़कर सख्ती से कहती है कि कैंप में वायलेंस अलाउड नहीं है। वो क्या कर रहा है? ड्योकू कहता है कि उस आदमी ने हियोन का हाथ जोर से पकड़ा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसने मारा। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर जीप बहुत हैरान होती है और सूकू की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या ये सच है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है और बोलता है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि वो उसका हाथ पकड़े हुए था, वो गलती से हो गया। जोकू गुस्से में कहता है कि ये इडियट चुप ही नहीं होता, जिससे वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जी जोकू से कहती है कि वो फिर से साफ साफ बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो बताता है कि उसने हायोन से कहा था कि वो उसके थोड़ा करीब आना चाहता है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे भी वैसा ही फील होता है। शायद उसने सब कुछ गलत समझ लिया। इसके बाद जी हायोन की तरफ मुड़ती है और कहती है कि छुपने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता दो। क्या सुकू सच बोल रहा है? हियोन हिचकिचाती है, कुछ बुदबुदाने लगती है। तभी कोई पूछता है कि यहाँ हुआ क्या है। किसी ने बताया कि इस लड़की की वजह से लड़ाई हुई है। सब लोग उसे स्mirk के साथ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या ये किसी रोमांस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है। ये सब देखकर उसे बहुत अनईजी फील होता है। वो सोचती है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, उसने कुछ गलत नहीं किया। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो सोचती है कि अर्थ और यहाँ दोनों जगह सेम ही है। कोई भी कभी उसके साइड में नहीं होता। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी सिस्टर्स भी उसे छोड़कर चली गई थी। वो और जोर से रोने लगती है और कहती है कि ये सच है, लेकिन फिर वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। आंसुओं की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पाती। जी उसकी बात समझ नहीं पाती और हियोन और ज्यादा नर्वस हो जाती है। जी गहरी सांस लेती है और पूछती है कि क्या ये सच है कि उसने कहा था कि वो उसके करीब आना चाहता है और उसने भी अग्री किया था। हियोन शब्द चुनते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसका मतलब उस तरह से करीब आना था। वो सबसे माफी मांगती है। जी कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। क्या उसे लगता है कि रोने से सब सॉल्व हो जाएगा? और यही बात जोकू पर भी लागू होती है। ऐसे सिचुएशन में किसी परेशानी में दिख रही लड़की की हेल्प करना नोबल काम है, लेकिन पंचेस फेंकने से पहले ये समझना जरूरी है कि असल में हुआ क्या है, खासकर तब जब ये साफ नहीं हो कि कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन। हायोन झुककर माफी मांगती है। जी सूकू के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या उसे सच में उससे माफी मांगनी चाहिए। वो स्मर्क करती है और उसकी तरफ झुकते हुए कहती है कि माफी उसे मांगनी चाहिए जो इस सिचुएशन में विक्टिम था। हायन शॉक में उसे देखती है। जी पूछती है कि वो फ्रीज क्यों हो गई है, क्या उसे अभी जमीन पर गिरकर माफी नहीं मांगनी चाहिए। हायन कांपती है और माफी मांगने की कोशिश करती है। तभी ली क्योंग स्मर्क करता है और सोचता है कि अब
उसकी बारी है। वो क्राउड से बाहर आता है और नाखुश लुक के साथ पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। कोई जवाब नहीं देता। वो सोचता है कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। ऑनेस्टली उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच क्या हुआ। जो मैटर करता है वो ये है कि उसे कॉर्नर कर दिया गया है। जी खुशी से उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देता है और पूछता है कि क्या वो अपने होश में है। जी थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है और पूछती है कि वो क्या कह रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये कोई नेबरहुड प्लेग्राउंड है, अगर उनकी चीखें मॉन्स्टर्स को यहाँ खींच लाई तो क्या होगा। उसकी बात सुनते ही सब नर्वस हो जाते हैं और धीरे धीरे बात करने लगते हैं। जी कहती है कि इस सिचुएशन को अभी रिजॉल्व करना होगा। कियोंग कहता है कि वो दूर से सब देख रहा था और उसे लगभग सब समझ आ गया है। जैसा उसने पहले कहा था, अब भी ये क्लियर नहीं है कि कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन। जब ग्रुप किसी एक को कॉर्नर करता है तो कोई भी डर जाएगा। जी कहती है कि हियोन ही गलती पर है। कियोंग पूछता है कि क्या वो श्योर है कि सुकू इनोसेंट है। जी चुप हो जाती है और नजरें फेर लेती है। कियोंग मन ही मन स्मर्क करता है और सोचता है कि वो श्योर नहीं है। अगर वो श्योर कह देती तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर आ जाती। वो दिखावटी निराशा के साथ साई करता है और कहता है कि अगर हानसन ये सीन देखता कि कैसे एक बिल्कुल इनोसेंट इंसान को पॉइजन किया जा रहा है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होता। उसकी बात सुनकर सब और नर्वस हो जाते हैं। अगर उसने उनका साथ छोड़ दिया तो उनके लिए सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद एमसी हायन के पास जाता है और कहता है कि उसकी नजर में वो ऐसी इंसान नहीं है। हायन सरप्राइज में उसके स्माइलिंग फेस को देखती है। जी गुस्से में चिल्लाती है कि वो ये कैसे जान सकता है, आखिर वो बस कुछ दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं। कियोंग गहरी सांस लेता है और पूछता है कि अगर कोई न्यू स्कूल फ्रेंड कहे चलो हम और करीब आते हैं तो क्या उसका मतलब साथ सोना होता है। फिजिकल कांटेक्ट का इंटीमेसी से क्या लेना देना है। उसे पब्लिक ओपिनियन में बहकर नहीं सोचना चाहिए बल्कि हर बात को ठीक से समझना चाहिए। जी के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं होते। जब लोग कियोंग का साइड लेने लगते हैं तो वो नर्वस होकर उनकी तरफ देखती है। सब उसका सपोर्ट करने लगते हैं। जी समझ जाती है कि कैंप पर उसका कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। वो कियोंग की तरफ मुड़कर कहती है कि क्या वो सीरियस है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो बीच में ही रुक जाती है। कियोंग उसे विक्टोरियस स्मर्क के साथ देख रहा होता है जिससे वो नर्वस हो जाती है। अब इस कैंप का किंग वही था। बहस शांत हो जाती है। हायोन कियोंग की तरफ देखती है और वो पूछता है कि सब यहाँ क्यों जमा हैं। सबसे पहले सुकू का इलाज करना बेहतर होगा। वो क्राउड से दो लोगों को बुलाता है और सुकू को ले जाने को कहता है। वो कहते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है। इसके बाद वो कहता है कि हानसेन के लौटने से पहले उन्हें सब साफ करना होगा और स्केड्यूल में वापस आना होगा। जो हुआ है उसकी वजह से मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं, इसलिए ड्योकू एरिया इंस्पेक्ट करे। ड्योकू स्माइल करता है और कहता है कि वो सब समझ गया है। इसके बाद वो स्माइल के साथ हायन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें थोड़ी बात करनी है। उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है और जैसे ही वो वहां से हटते हैं लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं। कोई आदमी पूछता है कि क्या उस लड़की ने उसे जरूर सेड्यूस नहीं किया होगा। उसका दोस्त पूछता है कि क्या वो अभी कॉन्ग की बातों से एग्री नहीं कर रहा था। वो कहता है कि आखिर में तो योकू ही परवर्ट निकला, लेकिन ये सब शुरू तो उसी लड़की की वजह से हुआ था। उसे वो शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो ये सब सुन लेती है और एमसी मन ही मन उससे कहता है कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे। सबसे जरूरी बात यह है कि अब उसे पावर होल्डर के फेवरेट की पोजीशन मिल चुकी है। उधर जी नर्वस होकर अपने नाखून चबाती रहती है और कोन घेन को भीड़ की नजरों से दूर ले जाता है। वो उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ही वो फिर से रो पड़ती है और माफी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि उसके इरादे बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो जैसा कंफर्टेबल फील करे वैसा उसे बता सकती है। उसकी स्माइल देखकर वो तुरंत उस पर ट्रस्ट कर लेती है। इसके बाद वो अपने आंसू पोंछती है, उसके सामने बैठती है और अपनी कहानी शुरू करती है। वो सुकू का नाम लेती है और आंसू रोकने की कोशिश में चुप हो जाती है और वो सिर हिलाकर दिखाता है कि वो सुन रहा है। इसके बाद वो बताती है कि उसने उसका हाथ पकड़ा था और चिल्लाया था। वो हाथ हिलाकर दिखाती है कि कैसे हुआ था और फिर से रो पड़ती है। वो सिंपैथी से उसे देखता है। इसके बाद वो बिखरी हुई आवाज में बोलती रहती है और वो बस सिर हिलाता रहता है। सच कहें तो वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। इस वक्त सबसे जरूरी चीज सिंपैथी थी। वो कहता है कि उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल रहा होगा। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब उसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो उसे बिलीव करने के लिए ग्रेटफुल है। पहली मुलाकात से ही वो उसकी लगातार हेल्प करता आया है। उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो पूछना चाहती है कि वो उसके साथ इतना काइंड क्यों है। वो स्माइल करके कहता है कि उसने बस वही किया जो उसे सही लगा। अगर कोई रीजन ढूंढना हो तो उसकी घर पर एक छोटी सिस्टर है। उसे देखकर उसे उसकी याद आ जाती है। असल में ये एक ब्लेटेंट लाई था। उसकी सिस्टर रूड थी और इस
नाइव लड़की जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने यंगर सिस्टर शब्द बस इसलिए निकाला ताकि बात बिलीवेबल लगे। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो कहता है कि सब ठीक है। फिर वो उससे पूछता है कि उसका क्या। वो बताती है कि उसकी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, लेकिन काफी समय से बात नहीं हुई है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और वो नर्वस होकर कहती है कि वो नहीं है। वो नोटिस करता है कि यहाँ भी दोनों की सिचुएशन मिलती जुलती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स भी नहीं है। जब वो कंफर्म करता है तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि वे सच में थोड़े ए लाइक हैं। वो स्माइल करता है और सोचता है कि कोई कॉमन थिंग होना अच्छा है। आपसी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट पाना कितना आसान था। वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये बोझ नहीं लगेगा, लेकिन वो चाहता है कि वो उससे थोड़ा ज्यादा फ्रीली बात करे। ये पूरी तरह उसकी इच्छा थी, लेकिन इससे वो काफी नर्वस और एम्बैरेस्ड हो जाती है। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वे इनफॉर्मल स्पीच से शुरू करें। वो शर्माते हुए नीचे देखती है और कहती है कि वो समझ गई है। वो संतोष से स्मर्क करता है। इसके बाद वो उसका स्टेटस विंडो चेक करता है। अभी भी उसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। उसका ओवरऑल रेटिंग और स्टैट्स वही रहते हैं। उसमें अब भी ट्रेमेंडस पोटेंशियल होता है। अगर वो मेज भी बनी तो वो लाई क्योंग से बिल्कुल अलग तरह की मेज होगी। इसलिए उसे अपने नर्व्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। वो सोचता है कि अब उसे जल्दी डेवलप करना होगा। शायद उसके और करीब आने के बाद मेज की बात छेड़नी चाहिए। तभी नॉक होती है और जी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और पूछती है कि क्या वो 1 मिनट दे सकता है। उसने सोचा था कि वो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन ये उम्मीद से जल्दी हो गया। वो हयान को बुलाकर कहता है कि वो उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। उसे उससे बात करनी है। वो तुरंत उठती है और कहती है कि वो सब समझ गई है और जी की नजरों से नजर मिलाते ही जल्दी से चली जाती है। जी उसकी जगह बैठ जाती है और एमसी पूछता है कि क्या हुआ। वो गिल्ट के साथ नजरें झुका लेती है और कहती है कि वो उस हंगामे के लिए माफी मांगना चाहती है। वो कहता है कि सब ठीक है। असल में उसे खुद माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि उसने थोड़ा हार्श रिएक्ट किया था। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस वही किया जो करना चाहिए था। वो प्यार से उसे बिग ब्रदर कहती है और वो सोचता है कि वो अभी भी इस औरत की आदत नहीं डाल पाया है। आखिर वो उससे उम्र में बड़ी है। वो पूछती है कि क्या वो इस मैटर का सॉल्यूशन उसे हैंडल करने देगा। उसने इस पर अच्छे से सोचा है। वो हायन और सूकू दोनों के सामने इक्वली गलत थी। अगर वो उस पर ट्रस्ट करे तो वो थैंक्स होगी। वो उसे कहता है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। शुरू से ही कैंप चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और उसकी गलती थी कि वो इतनी ब्रेजनली बीच में कूद पड़ा। वो कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसकी बात भी समझता है। वो बस चाहता है कि आज जैसा इंटरफियर उसे दोबारा न करना पड़े। वो सोचता है कि वे दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनके पास न नाम है न टैलेंट। उसे अच्छे से पता है कि ऐसे लोग सरवाइव करने के लिए पॉलिटिक्स ही करते हैं और दोनों इक्वली सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसलिए उसे लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो चुप रहती है, फिर अचानक उठकर उसके पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उसे परफेक्ट समझती है। वो आगे से लिमिट क्रॉस नहीं करेगी और उसे परेशान करने के लिए सॉरी है। वो नर्वस हो जाता है और सोचता है कि उसे अचानक क्या हो गया। इसके बाद वो हंसती है और पूछती है कि क्या ये इतना ऑब्वियस था कि वो क्या सोच रही थी। वो उसे नाम लेकर बुलाती है जिससे वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर वो स्माइल के साथ कहती है कि उसे एम्बिशियस लोग बहुत पसंद हैं। जितना ज्यादा वो उसे देखती है उतना ही उसे लगता है कि वो उसी टाइप का है। क्यों ना वे एक दूसरे के थोड़ा और करीब आए। वो डाउट से उसे देखता है और पूछता है कि इससे उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। वो उसके पास आकर पूछती है। वो कहता है कि वो हायन की नजरों में खुद को हीरो दिखाना चाहता है। वो वीक है, इसलिए सूकू के बिना भी उसके बहुत एनिमीज होंगे, लेकिन वो उस पर नजर रख सकती है। कम से कम इस पॉइंट पर वो उसके इंटेंशंस समझती है। वो सोचता है कि वो सच में उसकी सोलमेट है। इसके बाद वो उसके चेहरे के और करीब आता है और कहता है कि वे कितने सिमिलर हैं। वो अपना हाथ उसके गाल पर रखती है और अग्री करती है। इसके बाद वे किस करते हैं। कुछ दिन बाद सारे लोग पोडियम के पास इकट्ठा होते हैं जहां सूकू हियोन और बाकी लोगों से डेमोन्स्ट्रेटिव अपॉलॉजी देता है। वो सिर झुकाकर कहता है कि उसने उन्हें परेशानी दी और इसके लिए वो सिंसियरली माफी मांगता है। इसके बाद लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई पूछता है कि क्या उन्होंने सुना जी ने कियांग का साथ दिया है। उसका दोस्त कंफर्म करता है और कहता है कि यही वजह है कि सूकू अब माफी मांग रहा है, लेकिन जी के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। सच कहें तो अब कियांग की पोजीशन ज्यादा ऊपर है। हायन इस आदमी के लिए बहुत खास है, लेकिन वो है कौन कि इतना हंगामा करे। क्या वो इनोसेंट लैम्ब बनने का नाटक नहीं कर रही। उसका दोस्त उसे धीरे बोलने को कहता है और कॉन्ग की तरफ देखता है जो पास ही खड़ा होकर उन पर नजर रखे होता है। उस रात वो जी से कहता है कि सूकू को वो खुद हैंडल करे
और हियोन पर भी कड़ी नजर रखे। अगर कुछ सीरियस हो तो उसे तुरंत रिपोर्ट करे। वो सहमत करती है और पूछती है कि क्या वो इस इश्यू को खत्म करना चाहता है ताकि लोग और शोर न करें। ऐसी सिचुएशन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बिल्कुल नेचुरल था जहां हायने के पास उसके ऊपर डिपेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन न बचे। उसने इस बात को कंफर्म किया, जिस पर वो स्मक के साथ पूछती है, लगता है इस लड़की में सच में कुछ था, तभी तो एल्डर उसे लेकर इतना ऑब्सेस्ड था। वो उसे ऐसे बुलाने से और खुद भी उसे वैसे बुलाने से थकने लगा था और कहता है कि उसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और पूछती है कि उसने अचानक उसे ऐसा क्यों बुलाया। उसे वो बहुत वियर्ड लग रहा था। उसी मोमेंट वो सोचता है कि जी सच में एक एक्सीलेंट पॉलिटिशियन है, उसने बहुत जल्दी माहौल बदल दिया। वैसे भी उनका कोलैबोरेट करना अच्छा था, लेकिन इसकी वजह से वो कई दिनों तक लगातार हयान की मेंटल एंग्विश सुनता रहा। वो फिर से रो पड़ती है और कहती है कि उसे बहुत राहत महसूस हो रही है कि वो यहाँ है। अब वो उसे रोज मैजिक भी सिखाता है। वो स्माइल के साथ उसे इनकरेज करता है और सोचता है कि साथ में सीखना करीब आने का सबसे अच्छा तरीका है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब बेसिक मैजिक यूज कर सकती है। वो कहती है कि उसे अभी श्योर नहीं है, जिस पर वो डिसाइड करता है कि एक बार फिर उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और स्पेल कास्ट करता है, जिससे उसकी उंगली के सिरे पर फ्लेम दिखाई देती है और वो खुशी से ताली बजाने लगती है। हाल के दिनों में एमसी सिर्फ हायेन के साथ ही नहीं रहता, वो और ड्याकू भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि सब लोग अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ कंफर्टेबल हो सके। वो लड़की से कहता है कि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसे फायर समन करनी है तो स्पेल कास्ट करते वक्त उसे एक रियल फ्लेम इमेजिन करनी होगी। वो सोचता है कि प्रॉब्लम ये है कि उसे जो स्पेल्स आते हैं वो सब सेकंड रेट है। वो थक कर साई करता है और कहता है कि कई दिनों से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, शायद स्पेशलाइजेशन मिलने से पहले वो ठीक से स्पेल्स कास्ट ही ना कर पाए। वैसे भी कुछ टाइम बाद वो और हैंसन हंटिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए तब तक वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद वो कहता है कि आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। वो एक्साइटमेंट में उसे आवाज देती है और कहती है कि ऑनेस्टली अभी भी कुछ चीजें हैं जो उसे ठीक से समझ नहीं आ रही है। वो बताती है कि उसकी माना हाल ही में फिर से बढ़ी है। यह सुनकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका ट्रेजर कितनी अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम बाद उसे स्पेशलाइजेशन मिल ही जाएगी। वो डिसाइड करता है कि उसकी माना कितनी बड़ी है ये चेक करे और अपनी एबिलिटी यूज करता है। उसकी स्टेटस विंडो उसके सामने अपीयर होती है और तभी उसे पता चलता है कि उसने पहले ही मेज स्पेशलाइजेशन चूज कर ली है। उसके पास हीरोइक लेवल मैजिक मास्टर करने की एबिलिटी होती है। वो बेसिक मैजिक और माना का नॉलेज आसानी से रिसीव करती है और परफेक्टली असिमुलेट भी कर लेती है। उसकी माना लगातार 2 यूनिट्स से बढ़ रही होती है। सडन इंक्रीज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ी हुई होती है। यह देखकर वो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि उसे अभी भी माना को ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता। उसी मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि यह झूठ है, लेकिन कब से। वो उसके इनोसेंट चेहरे को देखता है और सोचता है कि क्या वो इतने समय से उससे झूठ बोल रही थी। वो जवाब नहीं देता। वो उसे आवाज देती है और वो नर्वस होकर कहता है कि वो बस कुछ सोच रहा था। वो उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में माना को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना सीखने में इंटरेस्ट है। वो कंफर्म करती है और कहती है कि उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद भी उसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। वो सोचता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी अमेजिंग एबिलिटीज के साथ माना कंट्रोल उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि वो फिर से साथ में ट्राई करें और मन ही मन सोचता है कि वो क्या कर रही है। वो उसका हाथ आगे गाइड करता है और कहता है कि पहले इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में फ्लेम जल रही है। क्या वो वही रिपीट कर सकती है जो उसने अभी किया। वो हाँ कहती है। उसकी उंगली के सिरे पर फ्लेम दिखाई देती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती है। वो बहुत अपसेट होने का नाटक करती है और वो डाउट के साथ उसे देखता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने ये जानबूझकर किया है। वो उससे फिर से रिपीट करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी कुछ काम है। वो सजेस्ट करती है कि वे कल मिलें। उसी मोमेंट पर कोंग उनके पास आती है और कोंग से बात करने को कहती है। वो उसे देखकर सोचता है कि ये जी की कॉन्फिडेंट है और उसी दिन से उसका कांटेक्ट बनी हुई है, इसलिए वो उसे बार बार भेजती है। सू इंसिडेंट की वजह से वे हाल में कई बार आमने सामने आ चुके थे, लेकिन आज फिर उससे क्या चाहिए। हाय ने उसे डार्क लुक देती है और एमसी बात करने के लिए अग्री कर लेता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ मुड़कर गुड बाय कहता है। वो उसे स्माइल देती है और होंग की सस्पिशियस नजरों के नीचे अपसेट होकर चली जाती है। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ खास नहीं। क्या आज नेक्स्ट हंट की लाइनअप अनाउंस होगी। वो कंफर्म करता है। वो पूछती है कि अगर देर ना हुई हो तो क्या वो भी ज्वाइन कर सकती है। वो सोचते हुए उसे देखता है, फिर उसकी स्टेटस इस विंडो खोलता है। उसके स्टैट्स देखकर उसे लगता है कि सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है। वो कहता है कि उसे श्योर नहीं है क्योंकि उसने पहले हायन को नॉमिनेट
किया है। वो स्माइल करती है और कहती है कि वैसे भी उन्हें फाइट करने वाले लोग चाहिए, क्या वो उस लड़की से बेटर नहीं है? वो तो बिल्कुल बच्चे जैसी है। वो सोचता है कि फ्यूचर की आर्च मेज के बारे में ये कितना रूड सोचना है। हालांकि सपोर्ट के तौर पर उसकी पोटेंशियल काफी अच्छी है। वो सोच समझकर जवाब देता है कि वो पहले हायनसेन से बात करेगा, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। हानुंग स्माइल करती है और कहती है कि इतने वर्ड्स भी उसे होप देने के लिए काफी हैं। इसके बाद वे पोडियम पर चढ़ते हैं और जी कैंप रेजिडेंट्स से कहती है कि थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाएं। आने वाली हंट को लेकर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो स्टेज हिंसन को सौंप देती है। इसी दौरान हाइन में क्रोड के पीछे बैठी होती है। सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं, विस्पर करते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई पूछता है कि क्या वो हंट पर जाएगी। कोई जवाब देता है कि वो तो हर जगह कियोंग के पीछे पीछे रहती है। कोई कहता है कि उसका टेस्ट वाकई स्पेसिफिक है। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? लाइफ कितनी अनफेयर है। वो भी तो कुछ नहीं कर पाता, फिर भी सब ठीक है। वो अपने कान बंद कर लेती है, ये सब सुनना नहीं चाहती और कॉन्ग के बारे में सोचती है। हाल में उसे लग रहा था कि उसका दिल छाती से बाहर आ जाएगा। यहाँ वो सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती है। कल वे फिर मिलेंगे। उसे धोखा देने में शर्म आती है, लेकिन कम से कम इस तरह वो उसकी इंटरेस्ट बनाए रख सकती है। कल वो फिर उसकी तारीफ करेगा और वे अकेले होंगे। वो अपने थॉट्स में डूबी होती है कि तभी हयांग उससे टकरा जाती है और कहती है कि वो डर गई थी। क्या वो सच में यही वेट कर रही थी? क्या वो स्टॉकर है? तो इसलिए हाल में उसके चेहरे पर इतना अजीब एक्सप्रेशन था। साफ था कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो कॉन्ग से बात करे। हायन नर्वस होकर सफाई देने लगती है, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है कि किसी भी हालत में वो बहुत स्टूपिड लग रही है। उसके चेहरे से सब साफ दिख रहा था। वो कॉन्ग को पसंद करती है ना? इसके बाद वो उसके कंधों पर हाथ रखती है और पास आकर पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उसकी वैल्यू करता है। हायन डर जाती है और पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वो स्माइल के साथ कहती है कि वो बस लकी थी कि पहले दिन उसी टीम में थी। अगर वो ये सोचती है कि वो उसे पसंद करता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो ऐसे नाइव बच्चों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन वो उसके टाइप को बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बेरहमी से छोड़ देते हैं। उसके हिसाब से वो इतनी वीक और कैप्रिशियस लड़की से बहुत जल्दी ऊब जाएगा। सिर्फ ये सोचकर कि वो उसे छोड़ देगा, हायने कांप जाती है और डर से भर जाती है। वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं है, वो दूसरों से अलग है। वो डर से कांपते हुए कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो उसकी तरफ उंगली उठाकर कहती है कि उसके चेहरे पर फिर वही एक्सप्रेशन आ गया है। अब उसे समझ आ गया था कि उसने उसे क्यों चुना।